इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है द कॉम्प्लेक्सेस विच कैन एग्जिबिट द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म शोन बाय पीटी एन एस थ्री होल ट्वाइस Br2R। ऑलराइट, सबसे पहले हम प्लेटिनम पे चार्ज लिख देते हैं जो कि आई गेस सिंपल है, विच इज़ +2, राइट, क्योंकि NH3 न्यूट्रल लिगेंड है और Br पे आपका चार्ज -1 होता है। ऑलराइट, सो अब आप ये बात ध्यान रखिए, मैं जो आपको भी बताने जा रहा हूँ कि जितने भी 4D सीरीज़ और 5D सीरीज़ के मेटल्स होते हैं ना, उनके लिए जो लिगेंड्स होते हैं ना, सारे ही लिगेंड्स वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स की तरह एक्ट करते हैं। ओके, ये बात आप ध्यान रख लीजिए, आपको फ्यूचर में भी काम आएगा कि जो 4D सीरीज़ 5D सीरीज़ इनके लिए इनके जो भी मेटल्स होते हैं ना, उनके लिए सारे लिगेंड्स स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स की तरह एक्ट करते हैं। और ऐसा क्यों? क्योंकि इनका जो जेड इफेक्टिव होता है ना, ड्यू टू पुअर शेयरिंग ऑफ एफ इलेक्ट्रॉन्स, वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जो स्प्लिटिंग कॉज करते हैं ना बिटवीन द T2G एंड EG और बाइटल्स, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। दैट इज इनका जो डेल्टा होता है बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से ये जो कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं ना, वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। ओके, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप होना ज़्यादा ईजी होता है रेदर देन गोइंग टू द अदर ऑर्बिटल। ओके, इसलिए ये जो कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो प्लैटिनम है आपका, वो कैसा प्लैटिनम है, 5D सीरीज का मेटल है, ऊपर से उस पर चार्ज +2 भी है, तो उसका डेल्टा तो और बढ़ गया, उसकी स्प्लिटिंग तो और बढ़ गई, जिसकी वजह से Br- जैसा वीक फील्ड लिगेंड भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह एक्ट करने लग जाता है, जिसकी वजह से ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाता है और उसका कॉन्फिगरेशन आपका क्या कहता है, TsP2। ओके, जिसकी वजह से इसका स्ट्रक्चर क्या आ गया, स्क्वायर प्लेनर। तो मैं आपको क्या कह रहा था कि ये आप याद रख लीजिए कि 4D सीरीज 5D सीरीज और एक चीज़ +4 आयंस, जितने भी +4 आयंस होते हैं ना, उनके लिए सारे ही लिगेंड्स जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह एक्ट करते हैं। ओके, क्योंकि इनका जो डेल्टा होता है ना, जो डेल्टा कॉज करते हैं, जो स्प्लिटिंग एनर्जी कॉज करता है ना ऑर्बिटल्स में, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। ओके, इसलिए सारे ही लिगेंड्स जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स की तरह एक्ट करते हैं इन सब वाले केसेस में, इन सब वाले सेंट्रल मेटल आयन के केसेस में। ऑलराइट, सो चलिए क्वेश्चन से कंटिन्यू करते हैं। मैंने आपको फ्यूचर के लिए बता दिया, अगर आपको काम आएगा। ऑलराइट, सो इसका हमने स्ट्रक्चर क्या निकाला, स्क्वायर प्लेनर। अच्छा, आपको और एक बात पता होनी चाहिए कि जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस होते हैं ना, दे आर नॉट एलिजिबल टू शो, ये मैं एक पॉसिबल कॉन्फिगरेशन बना रहा हूँ, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कौन सा टाइप का आइसोमेरिज्म शो करता है। दे आर नॉट पॉसिबल टू शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऐसा क्यों? देखिए, ये भी आपको बता देता हूँ मैं। आप मान लीजिए कोई भी एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ले लीजिए, मान लीजिए मैंने लिया ABCDE, ऑलरेडी एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। अब कोई भी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स जो है आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाता है। वो ऐसा क्यों है कि मान लीजिए जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है ना आपका XY प्लेन में रखा हुआ है। ऑलराइट, ये मान लीजिए आप, तो आपको पता है कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की कंडीशन क्या होती है, वो होती है एब्सेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए, जो आपका हर एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होता है ना, उनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है। वो कौन सी प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है? आपका जो XY प्लेन है ना, उसी प्लेन पे आप एक प्लेन ले लीजिए जो आपके कंपाउंड के जस्ट बीच में से पास कर रहा है। ओके, ये प्लेन ले लीजिए आप आई होप आप समझ रहे होंगे। मान लीजिए ये कंपाउंड है आपका जो प्लेन पे रखा हुआ है, अब उसी प्लेन पे आप एक प्लेन ले लीजिए और इस कंपाउंड के जो जस्ट बीच में से, दैट इज एक स्लाइस कट दे रहा होगा जो इस कंपाउंड को कुछ इस तरीके से, तो वो प्लेन क्या करेगा, वो कंपाउंड को ऊपर और नीचे इक्वल हाफ में डिवाइड कर देगा, जिसकी वजह से वो क्या हो जाएगी, प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी, जिसकी वजह से जो सारे ही आपके स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस हो जाते हैं वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर पाते हैं। ओके, आई होप मैंने आपको ये समझा दिया है। सो दिस वाज इट, दैट स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स आर नॉट एबल टू शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। दैट इज जो जो ये जो टाइप का आइसोमेरिज्म एग्जिबिट कर रहा है वो है खाली क्या, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ओके, सो हमें बस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए ही चेक करना है इन सारे ऑप्शंस में। तो चलिए एक बार इसमें डिस्कस कर लेते हैं कि कितने GI एग्जिस्ट कर रहे हैं इसके। अगर आप यहाँ पे देखें तो मैं आपको एक अच्छा तरीका बताता हूँ कि GI कितने हैं वो काउंट करने के। देखिए, मान लीजिए आपके 2 NH3, अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करेंगे ना, तो उसका एक सबसे बड़ा ये क्या होगा कि मान लीजिए कोई भी 2 आइटम्स आपके यहाँ पे आप कंसिडर कीजिए। मान लीजिए मैंने किया NH3 और Br, तो NH3 और Br के बीच में पॉसिबल एंगल्स कितने हैं इस कंपाउंड में? जो पहला, मान लीजिए अगर उसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर एग्जिस्ट कर रहा है ना, तो जो पहला आइसोमर है उसमें NH3 और Br के बीच में आप एंगल देखिए, वो कितना है, 180 है। सारे ही आइटम्स में ऐसा है कि सारे NH3 Br में, हाँ देखिए यहाँ पे भी NH3 और Br एक दूसरे के अपोजिट है, जिसकी वजह से इनका भी जो बीच में एंगल है वो 180 है। अब क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं NH3 और Br के बीच में एंगल 90 कर दूं? हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। क्यों? देखो, मैं NH3 और Br को क्या कर देता हूँ, एक दूसरे के सिस पर रख देता हूँ, तो क्या इन दोनों के बीच में एंगल 90 हो गया? हाँ हो गया। तो बस इसका मतलब ये आपका एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है। दैट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए आपको
चेक कैसे करना है, आप क्या कीजिए, कोई भी दो कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स ले लीजिए। मान लीजिए मैंने यहाँ पे NH3 और NH3 लेता, तो इनके बीच में एंगल 90 है। अब क्या ऐसा मैं कर सकता हूँ कि इनके बीच में एंगल 180 कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल कर सकता हूँ। ये देखिए यही वाला केस है ना जिसमें मैंने NH3 और NH3 के बीच में एंगल 180 कर दिया। फिर BR और BR यहाँ पे देखिए इनके बीच में भी एंगल 90 था। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि BR और BR के बीच में एंगल चेंज कर सकता हूँ? हाँ कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इन दोनों के बीच का एंगल 180 कर दिया। तो ऐसे आप कोई भी दो कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स देखिए, और अगर उनके बीच में एंगल चेंज पॉसिबल है, मतलब उसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर एग्जिस्ट करेगा। और इसके कितने GI होंगे? दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे, ठीक है। और क्यों नहीं होंगे? क्योंकि आप इन कोई भी दो एटम्स अभी कंसिडर कीजिए, मान लीजिए NH3 BR। अब 180 और 90 को छोड़ के क्या आप इन दोनों के बीच में स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के केस में कोई भी दूसरा एंगल बना सकते हैं? नहीं बना सकते, जिसकी वजह से जो आपकी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है वो और एग्जिस्ट नहीं करेंगे, और इसके दो जो GI होंगे वो होंगे सिर्फ दो। ओके ऑलराइट, तो चलिए अब ऑप्शन चेक करते हैं। पहला ऑप्शन में आपको दिया गया है PTEN होल ट्वाइस, दैट इज द थायोसाइनाइट लिगेंड व्हिच इज एम्बिडेंटेड लिगेंड। ओके, तो चलिए पहला एक बार ड्रॉ करते हैं। अच्छा, इथाइलिन डायमाइन कैसा है? एक सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है, राइट, EN। तो ये मैंने इथाइलिन डायमाइन ड्रॉ कर दिया, और मैंने मान लिया कि थायोसाइनाइट में जो डोनेटिंग साइट है वो सल्फर वाली है, राइट, क्योंकि एम्बिडेंटेड लिगेंड है तो नाइट्रोजन से भी डोनेट कर सकता है, बट मैंने एज्यूम कर लिया कि सल्फर से डोनेट कर रहा है। ओके, अब यहाँ पे देखिए एक और पॉइंट जो आपको याद होना चाहिए, क्या कि जो बाइडेंटेड लिगेंड्स होते हैं ना, वो हमेशा जो उनके दो डोनर साइड्स होते हैं वो एक दूसरे के सिस पे ही प्रेजेंट होंगे। दैट इज उन दोनों के बीच में एंगल मैक्सिमम 90 डिग्री हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि मान लीजिए आपने पहला नाइट्रोजन आइटम इधर से डोनेट करवाया, जिसका नाइट्रोजन आइटम का लोन पेयर इधर से डोनेट करवाया, और दूसरा जो नाइट्रोजन आइटम है आपने उसके 90 डिग्री के बजाय मान लीजिए 180 डिग्री से डोनेट करवा दिया। दैट इज मैंने नाइट्रोजन यहाँ से डोनेट करवा दिया। तो क्या होगा देखिए, अब लिगेंड ऐसे फॉर्म होगा, मतलब जो आपका रिंग बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। तो एंगल कितना हो जाएगा दोनों के बीच में? 180। अब आप खुद इमेजिन कीजिए कि एक 5 मेंबर्ड रिंग है, क्या एक 5 मेंबर्ड रिंग 180 डिग्री का एंगल से रख सकता है? बिल्कुल भी नहीं, एकदम भयंकर अनस्टेबल हो जाएगा, जिसकी वजह से ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो 180 डिग्री वाले, दैट इज उसके अपोजिट साइड से डोनेट करे। उन दोनों के बीच में जो मैक्सिमम एंगल हो सकता है डोनर एटम्स के बीच में वो 90 हो सकता है, और इन दोनों के बीच का एंगल कभी भी चेंज नहीं होगा। ये हर बाइडेंटेड लिगेंड के लिए ट्रू है, इसलिए आप ये याद रख लीजिए। ओके, सो नाइट्रोजन के बीच में हमेशा कोई भी दो डोनर एटम्स के बीच में कोई भी बाइडेंटेड लिगेंड में हमेशा एंगल मैक्सिमम 90 डिग्री ही होगा। ऑलराइट, वो दोनों हमेशा एक दूसरे के सिस पे ही प्रेजेंट होंगे। ओके, अब देखिए जैसा मैंने आपको कंसेप्ट बताया था, क्या आप इसमें कोई भी दो स्पीसीज के बीच में एंगल चेंज कर पा रहे हैं क्या? मान लीजिए मैंने NCS माइनस SCN माइनस और नाइट्रोजन आइटम लिया, क्या मैं इन दोनों के बीच में एंगल चेंज कर पा रहा हूँ? क्या मैं इन दोनों के बीच में कभी भी एंगल 90 कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अगर मुझे 90 करना होगा तो मुझे तो एक नाइट्रोजन को यहाँ से डोनेट करवाना पड़ेगा, डेट इज 180 डिग्री से डोनेट करवाना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, जिसकी वजह से इसके जो GI है वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे। सो डजंट शो GI। ओके, क्यों? मैंने आपको समझा दिया, क्योंकि कोई भी दो आइटम ले लीजिए, मान लीजिए SCN माइनस और SCN माइनस ले लिया, क्या इन दोनों के बीच में एंगल 180 कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ। SCN माइनस और नाइट्रोजन, इन दोनों के बीच में एंगल 90 कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ। इसलिए ये GI शो नहीं करता, जिसकी वजह से आपका जो पहला ऑप्शन हो गया वो गलत हो गया। ऑलराइट, बी ऑप्शन देखते हैं। बी ऑप्शन में आपका मैं अगर सेंट्रल मेटल आयन पे चार्ज लिखूँ तो वो हो गया +2। अच्छा, ए ऑप्शन में भी प्लैटिनम पे चार्ज कितना था आपका? +2 था, तो जिसकी वजह से एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स था। ओके, मैं आपको बताना भूल गया, सॉरी, एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स था, इसलिए हमने इसका जो कॉन्फिगरेशन हो गया वो DsP2 हो गया। क्यों? क्योंकि अगेन ये कैसा है आपका 5D सीरीज का कैटायन है। ओके, सो स्ट्रॉन्ग स्प्लिटिंग कॉज करेगा, जिसकी वजह से इसका कॉन्फिगरेशन DsP2 आएगा और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, जिसकी वजह से इसका जो शेप होगा वो स्क्वायर प्लेनर होगा। और तब जाके हमने ये डिस्कस किया है कि ये GI शो क्यों नहीं करेगा। ओके, ऑलराइट, सो लेट्स मूव टू द बी ऑप्शन एंड चेक इट। यहाँ पे देखिए Zn पे चार्ज है आपका +2। ओके, अब देखिए Zn पे चार्ज +2 है, मतलब आपको पता होगा Zn +2 इज अ फुलफिल्ड कॉन्फिगरेशन, राइट, मतलब उसका जो D10 होता है फुलफिल्ड होता है, जिसकी वजह से ये जो आपका NH3 होल्टाइस और Cl2 से आपका जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उसका कॉन्फिगरेशन क्या आ जाएगा? सिंपली sp3, क्योंकि इसका d ऑर्बिटल तो फुल होता है। ओके, सो यहाँ पे जो आपका कॉन्फिगरेशन आ जाएगा Zn NH3 Cl2 का, ये हो जाएगा sp3, जिसकी वजह से इसका स्ट्रक्चर क्या आएगा? इसका स्ट्रक्चर आ जाएगा आपका टेट्राहेड्रल, राइट। अब क्या टेट्राहेड्रल कंपाउंड्स GI शो कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मान लीजिए आपका एक टेट्राहेड्रल कंपाउंड A B C D और E, मान लीजिए आपका एक टेट्राहेड्रल कंपाउंड है। अच्छा, ये वेज में होता है एक, और एक आपका डैश में होता है, राइट। एक आपका ये E आपका वेज में है और मान लीजिए D आपका डैश में है।
अब इन सबके बीच में एंगल कितना होता है 109 डिग्री 28 मिनट्स। अब अगर दो एटम्स के बीच में हमेशा ही एंगल सेम होना है तो क्या वो जीआई शो कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता, जिसकी वजह से आप ये पॉइंट भी याद रख लीजिए कि टेट्राहेड्रल कंपाउंड्स डू नॉट शो जीआई। ओके, सो बी भी आपका यहाँ से तो कट गया, इट इज बी भी जीआई शो नहीं कर रहा है। अब सी ऑप्शन देखते हैं। सी में अगर मैं चार्ज लिखूँ सेंट्रल मेटल आयन पे तो वो +4 है। अच्छा, यहाँ पे हमें कॉन्फ़िगरेशन चेक करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखिए सी और आई गेस डी, हाँ दोनों में ही आपका जो नहीं सॉरी डी में आपको चेक करना पड़ेगा, आई एम सॉरी। ओके, सी में देखिए PTNSC होल ट्वाइस Cl4। PT पे आपका चार्ज है +4 राइट। और ओके, सो वैसे इसका कॉन्फ़िगरेशन में चेक करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आपका कितना है 6 है, तो इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो क्या होगी ऑक्टाहेड्रल। अच्छा, डी में भी देख लीजिए। डी में देखिए इथाइलिन डायमाइन का डेंसिटी कितना होता है 2, तो 2 इथाइलिन डायमाइन का डेंसिटी हो गया 4 प्लस H2 का एक और SO4 2- का एक, तो ये भी कैसा कॉम्प्लेक्स है आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है डी वाला भी, तो इसमें भी आपको कॉन्फ़िगरेशन चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ये भी आपका कैसा कॉम्प्लेक्स है ऑक्टाहेड्रल। ओके, ये भी आपका है ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड। ऑलराइट, अब हमें सी और डी में चेक करना है जीआई शो कर रहा है कि नहीं। पहले सी देख लेते आइए। सी है आपका PTNSC होल ट्वाइस Cl4। PT मान लीजिए पहला मैं एक ऐसा ड्रॉ कर लेता हूँ जो मुझे सबसे पहले स्ट्राइक कर और इजी लग रहा है, वो ये है PTNH3 होल ट्वाइस, दैट इज NH3 ऊपर और नीचे चला गया और Cl आपका XY प्लेन में रहा सारे Cl। ओके, अब मैंने आपको जो समझाया था, क्या इसमें आप कोई भी दो एटम्स के बीच में एंगल चेंज कर सकते हैं? मान लीजिए Cl और क्या ले लूँ NH3, क्या आप इन दोनों के एंगल, इन दोनों के बीच में इस मोमेंट ऑफ टाइम पे एंगल कितना है? देखिए 90 डिग्री है राइट। आई होप आप ये समझ रहे होंगे। ये देखिए ये एक प्लेन में है। ओके, ये सारे तो PT और ये 4 Cl आपका एक प्लेन में और NH3 इस प्लेन, और ऊपर वाला NH3 इस प्लेन के ऊपर है 90 डिग्री पे, और नीचे वाला NH3 इस प्लेन के नीचे है 90 डिग्री पे। तो यहाँ पे देखिए NH3 और Cl के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री। अच्छा, अब हर NH3 Cl के बीच में क्या एंगल 90 डिग्री है? हाँ, इसका मतलब क्या हम कोई ऐसा कॉन्फ़िगरेशन ढूंढ सकते हैं क्या जिसमें NH3 और Cl के बीच में एंगल 180 डिग्री हो? हाँ बिल्कुल ढूंढ सकते हैं। कौन सा? देखिए ये वाला PT NH3, मान लीजिए Cl मैंने इसके डाल दिया ट्रांस पे। अब यहाँ पे मैं डाल देता हूँ NH3, यहाँ पे डाल देता हूँ Cl, यहाँ पे डाल देता हूँ Cl और यहाँ पे डाल देता हूँ Cl। क्या इसमें NH3 और Cl के बीच में एंगल 180 है? हाँ है। लेकिन इस केस में देखिए, इस केस में कोई भी दो NH3 और Cl एटम्स लीजिएगा, उनमें एंगल हमेशा 90 है। दैट इज एक न्यू एंगल कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट कर रहा है, जिसकी वजह से ये इसका GI है। ओके, जिसकी वजह से ये GI शो करता है। अब कितने GI शो करता है उसके लिए क्या करें? क्या और पॉसिबल एंगल कॉम्बिनेशंस, क्या और एंगल के कॉम्बिनेशंस दो एटम के बीच में पॉसिबल है? आइए चेक कर लेते हैं। ऐसे मान लीजिए यहाँ पे आप दो NH3 देखिए, इनमें इनमें एंगल कितना 90 है। दो NH3 देखिए, इनमें एंगल 180 है। क्या आप NH3 के बीच में और कोई एंगल का कॉम्बिनेशन पॉसिबल है क्या? नहीं है। ओके, दो Cl देखिए, दो Cl के बीच में एंगल यहाँ पे देखिए 90 और 180 दोनों है। यहाँ पे भी 90 और 180 दोनों है। 180 क्या अगर ऊपर नीचे, और 90 जब ये एडजेसेंट है, तो और कोई एंगल पॉसिबल कॉम्बिनेशन तो है नहीं। और NH3 Cl में भी 90 और 180 के अलावा कोई और एंगल कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है, जिसकी वजह से इसकी जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है वो कितने हैं? सिर्फ 2। तो इसकी कितने GIs है? 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, जिसकी वजह से आपका C करेक्ट है। वैसे मैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर कैलकुलेट करने नहीं बोला, बट फिर भी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। ऑलराइट, now let's check for the D option in which it says CrEn whole twice H2O SO4 whole plus. ओके, सो इसमें सेंट्रल मेटल आयन विच इज Cr, उस पर चार्ज है आपका +3। कॉन्फ़िगरेशन निकालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जैसे हमने निकाला हुआ ये है एक ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड राइट। तो चलिए सबसे पहले इसका जो पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन स्ट्राइक कर रहा है वो बना लेते हैं, फिर चेक कर लेते हैं कि GI दिखाएगा या नहीं। तो देखिए मुझे जो पहला कॉन्फ़िगरेशन स्ट्राइक कर रहा है और सबसे सिंपल लग रहा है वो ये है कि दोनों इथाइलिन डायमाइन जो है आपका सेम XY प्लेन पे लाई कर जाए राइट। तो चलिए वही बना देते हैं यहाँ पे। ये हो गया आपका SO4 2- एंड H2O इन द Z प्लेन राइट। ओके, थोड़ा सा मैं इसे क्या कर देता हूँ, बड़ा कर देता हूँ राइट। ओके, या अब देखिए यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको समझाया था कि बाइडेंटेड लिगेंड्स के केस में ना, जो दोनों नाइट्रोजन एटम्स होते हैं उनके बीच में मैक्सिमम एंगल 90 हो सकता है राइट। दोनों एटम्स होते हैं, क्योंकि स्ट्रेन बढ़ जाता है। सो स्ट्रेन बढ़ाना नहीं है हमें। ओके, सो यहाँ पे भी देखिए दोनों नाइट्रोजन एटम्स के बीच में फिर से मैक्सिमम एंगल 90 हो सकता है, जो कि है राइट। अब मान लीजिए अगर इसका GI एग्जिस्ट करता है, तो क्या SO4 2- और H2O के बीच में एंगल जो 180 है वो 90 होना चाहिए? हाँ होना चाहिए। सो चेक कर लेते हैं क्या इन दोनों के बीच में एंगल 90 हो सकता है विदाउट चेंजिंग द एंगल स्ट्रेन ऑफ द टू इथाइलिन डायमाइंस। आइए चेक कर लेते हैं।
तो ये देखिए, ये तो मैंने बना दिया 2 लिगेंड्स विच इज SO4 2 - NH2 जिनके बीच में एंगल है 90। ओके, अब क्या इथाइलिन डायमाइन एग्जिस्ट कर सकता है इस केस में? चलिए चेक कर लेते हैं। मान लीजिए एक इथाइलिन डायमाइन का डोनर एटम इधर पे, अब नीचे तो हो नहीं सकता इधर इस साइड दूसरा डोनर एटम, क्योंकि एंगल सेम 180 हो जाएगा। दूसरा डोनर एटम किधर होगा? XY प्लेन पे विच इज ओवर हियर, एंड ये आपका हो जाएगा इथाइलिन डायमाइन, राइट। यहाँ पे देखिए एंगल 90 है तो ये एग्जिस्ट करेगा। सिमिलरली दूसरा इथाइलिन डायमाइन भी ऐसे एग्जिस्ट कर जाएगा, राइट। सो ये हो गया आपका इथाइलिन डायमाइन और यहाँ पे भी एंगल 90 है। सो दिस कंपाउंड एग्जिस्ट, जिसकी वजह से ये इसका क्या है? GI है। दैट इज जो डी ऑप्शन है वो भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करता है। और इसके कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है? 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, राइट। आप चेक कर सकते हैं कोई और एंगल कॉम्बिनेशन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो इसके भी कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है? 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है और ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करता है। सो डी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन, राइट। थैंक यू।